पर्यावरण के मुद्दे। गत 100 वर्षों में मनुष्य की जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके कारण अन्न, जल, घर, बिजली, सड़क, वाहन और अन्य वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर काफी दबाव पड़ रहा है और वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमारी आज भी आवश्यकता है कि विकास की प्रक्रिया को बिना रोके अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को खराब होने, निम्नीकरण और इनको अवक्षय को रोकें और इसे प्रदूषित होने से बचाएं। प्रदूषण वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों का एक अवांछनीय परिवर्तन है। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक प्लूटेंट कहते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित तथा इसकी रक्षा करने एवं हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षा अधिनियम 1986 पारित किया गया है। वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण हम श्वसन संबंधी आवश्यकताओं के लिए वायु पर निर्भर करते हैं। वायु प्रदूषक सभी जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। वे फसल की वृद्धि एवं उत्पादन कम करते हैं और इनके कारण पौधे अपरिपक्व अवस्था में मर जाते हैं। वायु प्रदूषक मनुष्य और पशुओं के श्वसन तंत्र पर काफी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ये हानिकारक प्रभाव प्रदूषकों की सांद्रता, उद्भासन काल और जीव पर निर्भर करते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों के धूम स्तंभ, स्मोक स्टैक्स, कणकीय धूम और अन्य उद्योगों से हानिकारक गैसें जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के साथ पार्टिकुलेट और गैसीय वायु प्रदूषक भी निकलते हैं। वायुमंडल में इन हानिकारक गैसों को छोड़ने से पहले इन प्रदूषकों को पृथक करके या निस्यंदित फिल्टर करके बाहर निकाल देना चाहिए। कणकीय पदार्थों को निकालने के कई तरीके हैं। सबसे अधिक व्यापक रूप से जो तरीका अपनाया जाता है वो अच्छी तरह 16.1 स्थिर वैद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स है, जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक एग्जॉस्ट में मौजूद 99% स्वच्छ वायु, जल, चूना, फुहार विसर्जन, कोरोना, ऋण आवेशित तार, लाइन केंद्र बिंदु तक दर्शाना स्वच्छ वायु, धूल कण, अस्वच्छ वायु पदार्थ, कणकीय पदार्थ, मार्जक, संग्राहक प्लेट, भूकंपित स्थिर वैद्युत अवक्षेपित मार्जक तथा स्थिर वैद्युत अवक्षेपित कणिकाएं पदार्थ को हटा देता है। इनमें एक इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है, जो कोरोना उत्पन्न करता है और इसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धूल के कण से सड़ जाते हैं और इन्हें ऋण आवेशित नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं और संचयक पट्टिकाएं नीचे की ओर आ जाती हैं और आवेशित धूल कणों को आकर्षित करती हैं। पट्टिकाएं के बीच वायु वेग वेलासिटी काफी कम होना चाहिए जिससे कि धूल नीचे गिर जाए। मार्जक स्क्रबर नामक संरचना चित्र 16.1 सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को हटा सकती है। मार्जक में यह निर्वात जल या चूना की फुहार से होकर गुजरता है। हाल ही में हमने कणकीय पदार्थ जो बहुत ही छोटे होते हैं और अवक्षेपित द्वारा हटाए नहीं जा सकते के खतरों को अनुभव किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यवसायिक व्यास के आकार PM 2.5 के कणकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है। सांस अंदर लेते समय ये सूक्ष्म कणिकाएं पदार्थ फेफड़ों के भीतर चले जाते हैं और इनसे जैसे श्वसन संलक्षण, उत्तेजना, शोथ और फेफड़ों की क्षति तथा अकाल मृत्यु हो सकती है। खासकर महानगरों में स्वचालित वाहन वायु मंडल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। जैसे जैसे सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती है, यह समस्या अन्य शहरों में भी पहुंच रही है। स्वचालित वाहनों का रखरखाव उचित होना चाहिए। उनमें सीमा रहित पेट्रोल या
उनमें शीशा रहित पेट्रोल या डीजल का प्रयोग होने से उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा कम हो सकती है। प्रत्येक उत्प्रेरक परिवर्तन कैटालिटिक कन्वर्टर में कीमती धातु प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम लगे होते हैं, जो उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। ये परिवर्तक स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं, जो विषैले गैस को के उत्सर्जन को कम करते हैं। जैसे ही निर्वात उत्प्रेरक परिवर्तन से होकर गुजरता है, अद्भुत हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। उत्प्रेरक परिवर्तन युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित अनलेडेड पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को अक्रिय करता है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण। दिल्ली में किया गया एक अध्ययन, वाहनों की संख्या काफी अधिक होने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर देश में सबसे अधिक है। यहाँ पर वाहनों की संख्या गुजरात और पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर जितने वाहन हैं या उससे अधिक हैं। सन 1990 के एक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का स्थान विश्व के 41 सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में चौथा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मामला इतना खतरनाक हो गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी कड़ी निंदा की गई और न्यायालय ने भारत सरकार से एक निश्चित अवधि में उचित उपाय करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि सभी सरकारी वाहनों यानी बसों में डीजल के स्थान पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रयोग किया जाए। वर्ष 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसों को CNG में परिवर्तित कर दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि CNG डीजल से बेहतर क्यों है? इसका उत्तर है कि वाहन में CNG सबसे अच्छी तरह जलता है, बर्न है और बहुत ही कम मात्रा में जलने से बच जाता है, जबकि डीजल या पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा यह पेट्रोल या डीजल से सस्ता है, चोरी इसकी चोरी नहीं कर सकता और पेट्रोल तथा डीजल की तरह इसे अपमिश्रित नहीं किया जा सकता। CNG में परिवर्तन करने में मुख्य समस्या इसे वितरण स्थल पंप तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठिनाई को लेकर और इसकी अबाधित सप्लाई करने की है। साथ दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के जो अन्य उपाय किए गए हैं वे ये हैं: पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे हटा देना, शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, कम गंधक सल्फर युक्त पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का प्रयोग, वाहन के लिए कठोर प्रदूषण स्तर लागू करना आदि। भारत सरकार ने एक नई वाहन ईंधन नीति के तहत यहाँ के शहरों में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किया है। ईंधन के लिए अधिक कठोर मानक बनाए गए हैं ताकि पेट्रोल और डीजल ईंधनों में धीरे धीरे गंधक और एरोमेटिक की मात्रा कम की जाए। उदाहरण के लिए यूरो 3 मानक के अनुसार डीजल और पेट्रोल में गंधक भी नियंत्रित कर क्रमशः 350 और 150 पार्ट्स पर यानी प्रति मिलियन ppm करना चाहिए। संबंधित ईंधनों में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% पर सीमित करना चाहिए। मार्गदर्शी के अनुसार पेट्रोल और डीजल में गंधक को कम कर 50 ppm पर लाकर लक्ष्य को 35% के स्तर पर लाना चाहिए। ईंधन के अनुरूप वाहन के इंजनों में भी सुधार करना पड़ेगा। उत्सर्जन मानक भारत स्टेज सेकंड जो यूरो सेकंड मानक के तुल्य है, अब भारत के किसी भी नगर में लागू नहीं है। भारत में उत्सर्जन मानकों का नवीनतम वितरण 16 तालिका 1 में दिया गया है। भारत में उत्सर्जक मानक तालिका 16.1 वाहन मानक जिस शहर में लागू है। 4 पहिया भारत स्टेज 4 अप्रैल 2017 से देश भर में, 3 पहिया भारत स्टेज 4 अप्रैल 2017 से देश भर में, 2 पहिया भारत स्टेज अप्रैल 2017 से देश भर में लागू किया गया। दिल्ली में किए गए इस प्रयासों को धन्यवाद, जिसके कारण यहाँ की वायु की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। यह एक आकलन के अनुसार सन
1997 से 2005 तक दिल्ली में CO और SO2 के स्तर में काफी गिरावट आई है। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। शोर नॉइज एक अवांछित उच्च स्तर ध्वनि है। हम आनंद और मनोरंजन के लिए तेज ध्वनि के आदी हो गए हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इसके कारण मानव में मनोवैज्ञानिक और कार्यकीय या शरीर क्रियात्मक विकार डिसऑर्डर पैदा होते हैं। जितना बड़ा शहर उतना ही बड़ा उत्सव और उतना ही अधिक शोर। किसी जेट, वायुयान या रॉकेट के उड़ने के समय उत्पन्न अति उच्च ध्वनि स्तर 150 डेसिबल या इससे अधिक स्तर की ध्वनि को थोड़े ही समय तक सुनने से कर्णपटा ईयर ड्रम क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति की सुनने की क्षमता सदा के लिए नष्ट हो सकती है। शहरों की अपेक्षाकृत निम्न ध्वनि स्तर के दीर्घकालिक उद्भाषण के कारण भी हमारी सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है। शोर के कारण अनिद्रा, हृदय स्पंदन, हार्ट बीटिंग का बढ़ जाना, श्वसन के तरीकों में परिवर्तन आदि से मनुष्य पीड़ित हो सकता है, जिसके कारण वह काफी तनाव की स्थिति में रहता है। यह जानते हुए कि शोर प्रदूषण के कई खतरनाक प्रभाव होते हैं, क्या आप अपने आसपास के अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण के स्रोत का पता लगा सकते हैं, जिसे किसी को आर्थिक हानि पहुंचाए बिना तत्काल कम किया जा सकता है? हमारे उद्योग में ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग कर या ध्वनि ढक कर इसे कम किया जा सकता है। अस्पताल और स्कूल के आसपास हॉर्न मुक्त जोन का सीमांकन, पटाखों और लाउड स्पीकर के लिए अनुमेय ध्वनि स्तर, लाउड स्पीकर के लिए समय सीमा तय करके, ताकि उसके बाद इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है यदि आदि के बारे में कठोर कानून बनाकर और उसे लागू कर ध्वनि प्रदूषण से अपनी रक्षा कर सकते हैं। जल प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण। संपूर्ण विश्व में मनुष्य जलाशयों में सभी प्रकार के अपशिष्टों का निपटान कर इसका दुरुपयोग कर रहा है। हम यह मान लेते हैं कि जल सब कुछ बहाकर ले जाएगा। ऐसा करते समय हम यह नहीं सोचते कि जलाशय हमारे साथ साथ अन्य सभी जीवों के लिए जीवन का आधार है। क्या आप बता सकते हैं कि हम नदियों और नालों में क्या क्या बहा देते हैं? विश्व के अनेक भागों में तालाब, झील, सरिता या धारा नदी, ज्वारनाद, मुख, एस्चुएरी और महासागर के जल प्रदूषित हो रहे हैं। जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया है, ताकि हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। घरेलू वाहित मल और औद्योगिकी बहिस्राव। नगरों और शहरों में जब हम अपने घरों से जल का काम करते हैं तो सभी जीवों को नालियों में बहा देते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ कि हमारे घरों से निकलने वाले बहित मल कहाँ जाता है? क्या समीपस्थ नदी में ले जाकर डालने या इसमें मिलने से पूर्व बहित मल का उपचार किया जाता है? केवल 0.1% अपद्रव्य इम्प्यूरिटीज के कारण ही घरेलू बहित मल मानव के उपयोग के लायक नहीं रहता है, जिसे चित्र 16.2 आप बहित मल के उपचार संयंत्र के बारे में अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं। ठोस पदार्थों को निकालना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन विलीन लवण जैसे नाइट्रेट, फास्फेट और अन्य पोषक तथा विषैले धातु आयनों और कार्बनिक यौगिक को निकालना कठिन है। घरेलू मल में मुख्य रूप से जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनका अपघटन डिकम्पोजिशन आसानी से होता है। हम आभारी हैं कि जीवाणु, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के जो इन जैव पदार्थों का उपयोग कार्य द्रव सबस्ट्रेट के रूप में भी करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, और इसी प्रकार ये वहित मल के कुछ अवयवों का उपयोग करते हैं। वहित मल जल जीव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यक बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड BOD माप कर जैव पदार्थ की मात्रा का आकलन किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का है? सूक्ष्म जीवों से संबंधित अध्याय में आप BOD, सूक्ष्म जीवों और जैव निम्नीकरण पदार्थ के परस्पर संबंधों के बारे में पढ़ चुके हैं। चित्र 16.2 जल अपशिष्ट।
जल 99.9%, अपद्रव्य 0.1%, निलंबित ठोस जैसे बालू, गाद और चिकनी मिट्टी, कोलाइडियल पदार्थ जैसे मल पदार्थ, फीकल मेटल, जीवाणु, वस्त्र और कागज के रेशे, विलीन पदार्थ जैसे पोषक, नाइट्रेट, अमोनिया, फास्फेट, सोडियम और कैल्शियम का मिश्रण होता है। स्वच्छ महली का मारना तथा स्वच्छ जल जीवों का नष्ट होना। स्वच्छ जल जीवों का पुनः प्रकटीकरण, घुली हुई ऑक्सीजन वहित मल विसर्जन सांद्रता, बीओडी, प्रवाह दिशा, वहित मल विसर्जन। नदियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों पर वहित मल विसर्जन का प्रभाव चित्र में दिखाया गया है। लाल वाले में घुली हुई ऑक्सीजन और नीचे वाले में बीओडी। चित्र 16.3 में कुछ परिवर्तन दर्शाए गए हैं जिन्हें नदी में वहित मल के विसर्जन के पश्चात देखा जा सकता है। अभिवाहक जलाशयों में जैव पदार्थों के जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेशन से जुड़े सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की कमी मात्रा का उपभोग करते हैं। इसके स्वरूप वहित मल विसर्जन स्थल पर भी अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है और इसके कारण मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों में मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय मुक्त प्लवीय शैवालों की अतिशय वृद्धि होती है। इसे शैवाल प्रस्फुटन अलगल ब्लूम कहा जाता है। चित्र 16.4 इसके कारण जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियां मर जाती हैं। कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए अतिशय विषैले होते हैं। अपने नीला सोंड मेवा रंग के सुंदर फूलों को देखा होगा जो जलाशयों में काफी चिंताकर्षक आकार के प्लवीय पौधों पर होते हैं। ये पौधे अपने सुंदर फूलों के कारण भारत में उगाए गए थे, लेकिन अपनी अतिशय वृद्धि के कारण तबाही मचा रहे हैं। ये पौधे हमारी हटाने की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से वृद्धि कर हमारे जल मार्गों वाटरवे को चित्र में प्रदर्शित शैवाल प्रस्फुटन का चित्रमय दृश्य दिखाया गया है। 16.4 में अवरुद्ध कर ये जल हायसिंथ आइकॉर्निया के सीपीस पादप हैं जो विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार बीड हैं और जिन्हें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये पादप सुपोषी जलाशयों में काफी वृद्धि करते हैं और इसके पारितंत्र गति को असंतुलित कर देते हैं। हमारे घरों के साथ साथ अस्पतालों के वहित मल में बहुत से अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं और उचित उपचार के बिना इसको जल में विसर्जित करने से कठिन रोग जैसे पेचिश, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस, हैजा, कोलेरा आदि हो सकते हैं। घरेलू वहित मल की अपेक्षा उद्योग जैसे पेट्रोलियम, कागज उत्पादन, धातु निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन और प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, रासायनिक उत्पादन आदि के अपशिष्ट जल में प्रायः विषैले पदार्थ, खासकर भारी धातु, ऐसे तत्व जिनका घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जैसे पारा, कैडमियम, तांबा, सीसा आदि और कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। उद्योग के अपशिष्ट जल में प्रायः विद्यमान कुछ विषैले पदार्थों में जलीय खाद्य श्रृंखला जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं। जैव आवर्धन का तात्पर्य पर है क्रमिक पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल पर अविषाक्तता की सांद्रता में वृद्धि का होना। इसका कारण है जीव द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ अपचयित या उत्सर्जित नहीं हो सकता और इस प्रकार यह अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। यह परिघटना पारा एवं डीडीटी के लिए सुविदित है। चित्र 16.5 में जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का जैव आवर्धन दर्शाया गया। इस प्रकार क्रमिक पोषण स्तर पर डीडीटी की सांद्रता बढ़ जाती है। यदि जल में यह सांद्रता 0.003 पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन से आरंभ होती है तो अंत में जैव आवर्धन के द्वारा मत्स्यभक्षी पंछियों में बढ़कर 25 ppm हो जाती है। पंछियों में
पंछियों में डीडीटी की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण अंड कवच एक सेल पतला हो जाता है और यह समय से पहले फट जाता है, जिसके कारण पंछी समिष्ट बर्ड पॉपुलेशन यानी इनकी संख्या में कमी हो जाती है। सुपोषण यूट्रोफिकेशन झील झील का प्राकृतिक काल प्रभाव एजिंग दर्शाता है, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है। यह इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। तरुण कम उम्र की झील का जल शीतलन और स्वच्छ होता है। समय के साथ साथ इसमें सरिता के जल के साथ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस आते रहते हैं, जिसके कारण जलीय जीवों में वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ती है, वैसे वैसे पादप और प्राणियों जीवन प्राणी बढ़ने लगते हैं और कार्बनिक अवशेष झील के तल में बैठने लगते हैं। सैकड़ों वर्षों में इसमें जैसे जैसे साद सिल्ट और जैव मलबे ऑर्गेनिक मलबा का ढेर लगता जाता है, वैसे वैसे झील उथली और गर्म होती जाती है। झील के ठंडे पर्यावरण वाले जीव के स्थान पर उष्ण जल जीव रहने लगते हैं। कच्छ पादप उथली जगह पर जड़ जमाव लेते हैं और झील की मूल द्रोणी बेसनी को भरने लगते हैं। उथले झील में अब कच्छ मार्च पादप उगाते हैं और मूल झील बेसनी उनसे भर जाता है। कालांतर में झील काफी संख्या में प्लवीय पादपों दल बदल बांग से भर जाता है और अंत में यह भूमि में परिवर्तित हो जाता है। जलवायु, झील का साइज और अन्य कारकों के अनुसार झील का यह प्राकृतिक काल प्रभावन हजारों वर्षों से होता है। फिर भी मनुष्य की क्रियाकलाप जैसे उद्यानों और घरों के बहिस्राव एम्फ्लुएंट काल प्रभावन प्रक्रम में मूलतः तेजी ला सकते हैं। इस प्रक्रिया को संवर्धन कल्चर या त्वरित सुपोषण एक्सीलरेटेड न्यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। गत शताब्दी में पृथ्वी के कई भागों के झील का वहित मल और कृषि तथा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है। इसके मुख्य संदूषक नाइट्रेट और फास्फोरस हैं, जो पौधों के लिए पोषक का कार्य करते हैं। इनके कारण शैवाल की वृद्धि अति उद्दीपित होती है, जिसकी वजह से अम्लीय मल फेन स्कम बनते हैं तथा अरुचिकर गंध निकलती है। ऐसा होने से जल में विलीन ऑक्सीजन, जो अन्य जल जीवों के लिए अनिवार्य वाइटल है, समाप्त हो जाता है। साथ ही झील में बहकर आने वाले अन्य प्रदूषक संपूर्ण मत्स्य समिष्ट को विषाक्त कर सकता है, जिनके अपघटन के अवशेष से जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है। इस प्रकार जल वास्तव में घुट कर मर सकती है। विद्युत उत्पादी यूनिट यानी तापीय विद्युत संयंत्रों से बहकर निकलने वाले तप्त तापीय अपशिष्ट जल दूसरे महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रदूषक हैं। तापीय अपशिष्ट जल में उच्च तापमान चित्र 16.5 जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का जैव आवर्धन दिखाई गई है। मत्स्य पंछी डीडीटी 25 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में दिखाई गई हैं। बड़ी मछली डीडीटी 2 पार्ट्स पर मिलियन, छोटी मछली डीडीटी 0.05 पार्ट पर मिलियन, प्राणी प्लवक डीडीटी 0.004 ppm, जल डीडीटी 0.003 ppb पार्ट्स पर बिलियन में दिखाई गई हैं। तापमान के प्रति संवेदनशील जीव जीवित नहीं रह पाते या इसमें उनकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन अत्यधिक शीत क्षेत्रों में इसमें पौधे तथा मछलियां की वृद्धि अधिक होती है। एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार के अध्ययन। बहित मल सहित अपशिष्ट जल का उपचार एकीकृत ढंग से कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रक्रमों को मिला जुला कर किया जा सकता है। इस प्रक्रम का प्रयास कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित आर्कटा शहर में किया गया। हमबोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों के सहयोग से शहर के लोगों ने प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत एकीकृत जल उपचार प्रक्रम तैयार किया गया। जलोपचार का कार्य 2 चरणों में किया जाता है। परंपरागत अवसादन, जिसमें निस्यंदन और क्लोरीन द्वारा उपचार किया जाता है। इस चरण के बाद भी खतरनाक प्रदूषक जैसे भारी धातु काफी मात्रा में घुले रूप में रह जाते हैं। इसे
दूर करने के लिए एक नवीन प्रक्रिया अपनाई गई है और खोज जीव वैज्ञानिकों ने लगभग 60 हेक्टेयर कच्छ भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 कच्छों मार्शों की एक श्रृंखला विकसित की है। इस क्षेत्र में उचित पादप, शैवाल, कवक और जीवाणु छिड़के गए हैं जो प्रदूषकों को निष्प्रभावी, अवशोषित और स्वांगीकृत एसिमिलेट करते हैं। इसीलिए कच्छों से होकर गुजरने वाले जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है। कच्छ एक अभयारण्य की तरह कार्य करता है जहां उच्च स्तरीय जैव विविधता और मछलियां, जानवर और पंछी वास करते हैं। इस आश्चर्यजनक परियोजना की देखभाल तथा सुरक्षा नागरिकों के एक समूह फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिका मार्च FOAM द्वारा की जाती है। अब तक हमारी यह धारणा रही कि अपशिष्ट को दूर करने के लिए जल यानी वहित मल के निर्माण की जरूरत होती है, लेकिन मानव अपशिष्ट उत्सर्ग एक्सक्रीटा यानी मल मूत्र के निपटान के लिए यदि जल जरूरी न हो तो क्या होगा? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि टॉयलेट को फ्लश न करना पड़े तो जल की कितनी बचत होगी? वास्तव में यह एक वास्तविक है। मानव उत्सर्ग मलमूत्र के हैंडलिंग निपटान के लिए पारिस्थितिकी स्वच्छता एक निर्वहनीय तंत्र है जिसके सूत्र टॉयलेट कंपोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। मानव अपशिष्ट निपटान के लिए यह व्यवहारिक, स्वास्थ्यकर और कम लागत का तरीका है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात मुख्य यह है कि कंपोस्ट की इस विधि से मानव मलमूत्र उत्सर्ग का पुनश्चक्रण कर एक संसाधन प्राकृतिक उर्वरक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे रासायनिक खाद की आवश्यकता कम हो जाती है। केरल के कई भागों और श्रीलंका में इको साइंस शौचालयों, टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट में वे सभी चीजें सम्मिलित हैं जो कूड़ा कचरा में फेंक दी जाती हैं। नगर पालिकाओं के ठोस अपशिष्ट में घरों, कार्यालयों, भंडारों, विद्यालयों आदि में रद्दी में फेंकी गई सभी चीजें आती हैं जो नगर पालिका द्वारा इकट्ठा की जाती हैं और उनका निपटान किया जाता है। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में आमतौर पर कागज, खाद अपशिष्ट, कांच, धातु, रबड़, चमड़ा, वस्त्र आदि होते हैं। इनको जलाने से अपशिष्ट के आयतन में कमी आ जाती है, लेकिन यह सामान्यतः पूरी तरह जलता नहीं है और खुले में इसे फेंकने से यह चूहों और मक्खियों के लिए प्रजनन स्थल का कार्य करता है। सैनिटरी लैंडफिल्स खुले स्थान में जाकर ढेर लगाने के बदले अपनाया गया था। सैनिटरी लैंडफिल्स में अपशिष्ट के संलग्न कंपैक्शन के बाद गड्ढा या खाई में डाला जाता है और प्रतिदिन धूल, मिट्टी, डर्ट से ढक दिया जाता है। यदि आप किसी शहर या नगर में रहते हैं तो आपको मालूम है कि सभी नज़दीक हैंडफिल स्थल कहाँ हैं। वास्तव में हैंडफिल्स भी कोई अच्छा हल नहीं है, क्योंकि खासकर महानगरों में कचरा, गार्बेज इतना अधिक होने लगा है कि ये स्थल भी भर जाते हैं। इन हैंडफिल्स से रसायनों के भी रिसाव का खतरा है, जिससे कि भौम जल संसाधन प्रदूषित हो जाता है। इन सब का एकमात्र हल है कि पर्यावरणीय मुद्दे के प्रति हम सभी को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। हमारे द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, जैव निम्नीकरण योग्य, बायोडिग्रेडेबल, पुनर्पचक्रण योग्य और जैव निम्नीकरण अयोग्य। यह महत्वपूर्ण है कि उत्पन्न सभी कचरे की छंटाई की जाए। जिसे कचरे का प्रयोग या पुनर्चक्रण किया जा सकता है उसे अलग किया जाए। कचरा बिन या दिया रैग पीकर पुनर्चक्रण किए जाने वाले पदार्थों को अलग कर एक बड़ा काम करता है। जैव निम्नीकरण पदार्थों को जमीन में गहरे गड्ढे में रखा जा सकता है और प्राकृतिक रूप से अपघटन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात केवल अजैव निम्नीकरण निपटान के लिए बच जाता है। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि कचरा कम उत्पन्न हो, लेकिन इसके स्थान पर हम लोग अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों का प्रयोग अधिक करते जा रहे हैं। किसी अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामग्री का तैयार रेडीमेड पैकेट, जैव बिस्कुट का पैकेट उठाकर उसकी पैकिंग को देखें
और क्या आप पैकिंग के कई रक्षात्मक तहों को देखते हैं? उनमें से एक तह प्लास्टिक का होता है और अपनी दैनिक प्रयोग में आने वाली चीज़ों जैसे दूध और जल को भी पॉली बैग में पैक करने लगे हैं। शहरों में फल और सब्जियां भी सुंदर पॉली स्टेरीन और प्लास्टिक पैक में कर दी जा सकती हैं। हमें इनकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है और हम करते क्या हैं, पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करने में योगदान दे रहे हैं। पूरे देश में राज्य सरकार प्रयास कर रही हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग कम हो और इनके बदले पारी हितैषी और मैत्री पैकिंग का प्रयोग हो। हम जब सामान खरीदने जाएं तो कपड़े का थैला या अन्य प्राकृतिक रेशे के बने कैरी बैग लेकर जाएं और पॉलीथीन के बने थैले को लेने से मना करें। प्लास्टिक अपशिष्ट के उपचार संबंधित अध्ययन बेंगलोर में प्लास्टिक की बोरी के उत्पादनकर्ता 57 वर्षीय अहमद खान ने प्लास्टिक अपशिष्ट की सतत बढ़ती हुई समस्या का एक आदर्श हल ढूंढ लिया है। वह पिछले 20 वर्षों से प्लास्टिक की बोरियां बना रहा है। लगभग 8 वर्ष पहले उसने महसूस किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट एक वास्तविक समस्या है। उसकी कंपनी ने पुनः चक्रित परिवर्तित प्लास्टिक का पॉलीब्लेड नामक एक महीन पाउडर तैयार किया। इस मिश्रण को बिटुमेन के साथ मिश्रित किया गया, जिसका प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। अहमद खान ने आरबी इंजीनियरिंग कॉलेज और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के सहयोग से बिटुमेन और पॉलीब्लेड के सम्मिश्रण ब्लेंड का प्रयोग सड़क बनाते समय किया तो पाया कि बिटुमेन का जल विकर्षक रिपेलेंट गुण बढ़ गया और इसके कारण सड़क की आयु 3 गुना अधिक हो गई। पॉलीब्लेंड बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसी प्लास्टिक फिल्म अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए कचरा चुनने वाले को जहां 0.4 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता था, अब खान से उन्हें 6 रुपये प्रति किलोग्राम मिलने लगा। बेंगलोर में खान की तकनीकी का प्रयोग कर वर्ष 2002 तक लगभग 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। वहां पर अब खान को पॉलीब्लेड तैयार करने के लिए जल्द ही प्लास्टिक अपशिष्ट की कमी पड़ने लगेगी। पॉलीब्लेंडेड की खोज के लिए आभार मानना चाहिए कि अब हम प्लास्टिक अपशिष्ट के दम घोटू दुष्प्रभाव से अपने को बचा सकते हैं। अस्पताल से खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं, जिसमें विष संक्रामक डिसइंफेक्टेंट और अन्य हानिकारक रसायन तथा रोगजनक सूक्ष्म जीव भी होते हैं। इस प्रकार के अपशिष्ट की सावधानी पूर्वक उपचार और निपटान की आवश्यकता होती है। अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान के लिए भस्म इंसीनेटर का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो मरम्मत के लायक नहीं रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट ई वेट्स कहलाते हैं। ई अपशिष्ट को लैंडफिल में गाड़ दिया जाता है या जलाकर भस्म कर दिया जाता है। विकसित देशों में उत्पादित ई अपशिष्ट का आधे से अधिक भाग विकासशील देशों खासकर चीन, भारत तथा पाकिस्तान में निर्यात किया जाता है, जबकि तांबा, लोहा, सिलिकॉन, निकल और स्वर्ण जैसे धातु पुनः चक्रण रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। विकसित देशों में ई अपशिष्ट के पुनः चक्रण की सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन विकासशील देशों में यह कार्य प्रायः हाथ से किया जाता है। इस प्रकार इस कार्य से जुड़े कर्मियों पर ई अपशिष्ट में मौजूद विषैले पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। ई अपशिष्ट के उपचार का एकमात्र हल पुनर्चक्रण है। यदि इसे पर्यावरण अनुकूलन या हितैषी तरीके किया जाए। कृषि रसायन और उनके प्रभाव। हरित क्रांति के चलते फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजैविक अकार्बनिक उर्वरक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और कीटनाशी का प्रयोग कई गुना बढ़ा गया है और अब कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी, फंगीसाइड्स आदि का प्रयोग काफी होने लगा है। ये सभी अलक्ष्य जीवों, नॉन टारगेट ऑर्गेनाइजेशन, जो मृदा परितंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, के लिए विषैले हैं।
क्या आप सोच सकते हैं कि स्थानीय परितंत्र में उन्हें जैव आवर्धित बायो मैग्नीफाइड किया जा सकता है? हम जानते हैं कि कृत्रिम उर्वरकों की मात्रा को बढ़ाते जाने से जलीय परितंत्र बनाम सुपोषण न्यूट्रिफिकेशन पर क्या असर होगा। इसीलिए कृषि वर्तमान समस्या अत्यंत गंभीर है। जैव खेती के अध्ययन एकीकृत जैव खेती चक्रीय एवं शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट वाली है। इसमें एक प्रक्रम से प्राप्त अपशिष्ट अन्य प्रक्रमों के लिए पोषक के रूप में काम में आता है। इसके कारण संसाधन का अधिकतम उपयोग संभव है और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ती है। रेशमचंद्र डागर नामक सोनीपत हरियाणा का किसान भी यही कर रहा है। वह मच्छिका पालन, डेयरी प्रबंधन, जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्ट बनाने और कृषि का कार्य श्रृंखलाबद्ध प्रक्रमों में करता है जो एक दूसरे को संभालते हैं और इस प्रकार यह एक बहुत ही किफायती और दीर्घ ही उपयोगी प्रक्रम बन जाता है। उस फसल के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि पशुधन के उत्सर्ग मलमूत्र यानी गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। फसल अपशिष्ट का प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में या फार्म की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन में किया जा सकता है। इस सूचना के प्रसार और एकीकृत जैव खेती के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए डागर ने हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया है जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 5,000 कृषक हैं। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट आरंभ में न्यूक्लिक ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के मामले में गैर प्रदूषक तरीका माना जाता था। बाद में यह पता चला कि न्यूक्लिक ऊर्जा के प्रयोग में दो सर्वाधिक खतरनाक अंतर्निहित समस्याएं हैं। पहली समस्या आकस्मिक रिसाव की है जैसे कि 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल की घटनाएं में हुआ था। इसकी दूसरी समस्या रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के सुरक्षात्मक निपटान की है। न्यूक्लिक अपशिष्ट से निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए बेहद नुकसानदेह होता है क्योंकि इसके कारण अति उच्च स्तर से उत्परिवर्तन म्यूटेशन होते हैं। न्यूक्लिक अपशिष्ट विकिरण की ज्यादा मात्रा डोज घातक यानी जानलेवा लिथिल होती है लेकिन कम मात्रा के कारण कई प्रकार विकार होते हैं। इसका सबसे अधिक बार बार होने वाला विकार कैंसर है। इसलिए न्यूक्लिक अपशिष्ट अत्यंत प्रभावकारी प्रदूषक है और इसके उपचार में अत्यधिक सावधानी की जरूरत है। यह सिफारिश की गई कि परिवर्ती भंडारण का कार्य उचित रूप से कवचित पात्रों में चट्टानों के नीचे लगभग 500 मीटर की गहराई में पृथ्वी में गाड़ कर करना चाहिए। यद्यपि निपटान की इस विधि के बारे में भी लोगों का कड़ा विरोध है। आप क्यों सोचते हैं कि निपटान के इस तरीके से काफी लोग सहमत नहीं हैं? इस बारे में आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का उत्पत्ति एक ऐसी परिघटना से हुई है जो पौधा घर ग्रीन हाउस से में होती है। क्या आपने कभी पौधा घर देखा है? यह एक छोटा ग्लास का घर जैसा होता है जिसका उपयोग खासकर शीत ऋतु में पौधों को उगाने के लिए लय किया जाता है। ग्लास पैनल प्रकाश को अंदर तो आने देता है लेकिन ताप को बाहर नहीं निकलने देता। इसीलिए पौधा घर ठीक इसी तरह गर्म हो जाता है जैसा कि कुछ घंटों के लिए धूप में पार्क कर दी गई कार का भी भीतरी भाग गर्म हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस से दीर्घ तरंग और रक्त विकिरण अवशोषित करती हैं और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जबकि पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित करने हेतु दीर्घ तरंग विकिरण शेष नहीं रह जाता है। सूर्य ग्रीन हाउस गैसें सबसे बाहरी वायुमंडल पर सूर्य प्रकाश उत्सर्जित होती हैं। बीच में ये मंडल दिखाई गई हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटनाओं
है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के बजाय ठंडा होकर -18 डिग्री शून्य से नीचे डिग्री सेंटीग्रेड रहता। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सबसे बाहरी वायुमंडल में पहुंचने वाली सूर्य की ऊर्जा का क्या होता है। चित्र 16.6 पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग बादलों और गैसों में परिवर्तित रिफ्लेक्ट हो जाता है और दूसरे चौथे भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। लगभग आधा अवगत इनकमिंग सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और उसे गर्म करता है। इसका इंफ्रारेड रेडिएशन कुछ भाग परिवर्तित होकर लौट जाता है पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा हीट उत्सर्जित करती है, लेकिन इसका केवल बहुत छोटा भाग टाइनी फ्रैक्शन ही अंतरिक्ष में जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग वायुमंडल गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। इन गैसों के अणु मॉलिक्यूल्स ऊष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी विकृत करते हैं और इसका अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः आ जाता है और इसे फिर से गर्म करता है। यह चक्र अनेकों बार होता रहता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और निम्नतर वायुमंडल गर्म होता रहता है। ऊपर वर्णित गैसों को आमतौर पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। चित्र 16.7 क्योंकि इनके कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ते हैं। चित्र 16.7 पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान 20%, मीथेन 60%, कार्बन डाइऑक्साइड CFC 14%, N2O इधर 6%। ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का ताप काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण विश्वव्यापी उष्णता होती है। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है। इसमें से अधिकतर वृद्धि पिछले 3 दशकों में ही हुई है। एक सुझाव के अनुसार सन 2100 तक विश्व का तापमान 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में इस वृद्धि से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे कि इवन तीनों प्रभाव होते हैं। इसके फलस्वरूप ध्रुवीय टोपियों और अन्य जगहों जैसे हिमालय की हिम चोटियां का पिघलना बढ़ जाता है। कई वर्षों बाद इससे समुद्री तल का स्तर बढ़ेगा, जो कई समुद्री तटीय क्षेत्रों की जलमग्न कर देगा। वैश्विक उष्णता से होने वाले परिवर्तनों का कुल परिदृश्य अभी भी सक्रिय अनुसंधान का विषय है। हम लोग विश्वव्यापी उष्णता को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? इसका उपाय है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, वनों उन्मूलन को कम करना तथा वृक्षारोपण और मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। समताप मंडलों में ओजोन अवक्षय, आपने इसके पहले रसायन विज्ञान की 11वीं की पाठ्य पुस्तक में खराब ओजोन के बारे में पढ़ा है, जो निम्नतर वायुमंडल क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में बनता है और जिससे पौधों और प्राणियों को नुकसान पहुंचता है। वायुमंडल में अच्छा ओजोन भी होता है, जो इसके ऊपर भाग यानी समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। सजीवों के डीएनए और प्रोटीन खासकर बैगनी यूवी किरणों को अवशोषित करते हैं और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्ड्स को भंग करते हैं। इसी प्रकार पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए बेहद हानिकारक है। वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक वे वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट DU में मापी जाती है। आणविक ऑक्सीजन
पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनती रहती है और समतापमंडल में इसका आणविक ऑक्सीजन में निम्नीकरण डिग्रेडेशन भी होता रहता है। समतापमंडल में ओजोन के उत्पादन और अवक्षय निम्नीकरण में संतुलन होना चाहिए। हाल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाने से इसका संतुलन बिगड़ गया है। वायुमंडल के निचले भाग में उत्सर्जित CFC ऊपर की ओर उठता है और यह समताप मंडल में पहुंचता है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उस पर कार्य करती हैं जिसके कारण C1 परमाणु का मोचन रिलीज होता है। C1Cl के कारण ओजोन का निम्नीकरण होता है जिनके कारण आणविक ऑक्सीजन का मोचन होता है। इस अभिक्रिया में C1 का परमाणु का उपभोग नहीं होता है क्योंकि यह सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसीलिए समताप मंडल में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुड़ते जाते हैं। उनका ओजोन स्तर पर अस्थायी और सतत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अवक्षय एंटार्कटिक क्षेत्रों में खासकर विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफी बड़ी क्षेत्र में ओजोन की परत काफी पतली हो गई है, जिसे सामान्यतः ओजोन छिद्र ओजोन होल कहा जाता है। चित्र 16.8 पराबैंगनी बी UV की अपेक्षा छोटी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ युक्त पराबैंगनी UV विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगभग पूरा का पूरा अवशोषित हो जाता है, बशर्ते कि ओजोन स्तर ज्यों का त्यों रहे। लेकिन UVBDNA को क्षतिग्रस्त करता है और परिवर्तन हो सकता है। इसके कारण त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखते हैं। इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और विविध प्रकार के त्वचा कैंसर हो सकते हैं। हमारे आंखों का स्वच्छ मंडल कार्निया UV विकिरण को अवशोषित करता है। इसकी उच्च मात्रा के कारण कार्निया का शोथ हो जाता है, जिसे हिम अंधता, स्नोलामाइंडनेस, मोतियाबिंद आदि कहा जाता है। इसके उद्भासन से अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए सन 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह संधि 1989 से प्रभावी हुई। ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए बाद में और कई अधिक प्रयास किए गए तथा और प्रोटोकॉल में विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग निश्चित दिशा निर्देश जोड़े गए, जिससे कि CFC और अन्य ओजोन अवक्षयकारी रसायनों के उत्सर्जनों को कम किया जाए। चित्र 16.8 ओजोन छिद्र एंटार्क्टिका के ऊपर वह क्षेत्र जो बैंगनी रंग से दर्शाया गया है सबसे, जबकि ओजोन स्तर सबसे पतला है। ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट ध्यानपूर्वक स्केल को देखें जो हल्के बैंगनी यानी वायलेट से लाल रंग में दर्शाई गई है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र प्रतिवर्ष अगस्त के उत्तरार्ध और अक्टूबर के प्रारंभ में बनता है। सभागार नासा नासा से लिया गया ये चित्र दिखाई गई हैं जो बहुत बारीकी से बनी हुई दृश्य है। संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण न केवल प्रदूषकों की क्रिया के कारण होता है बल्कि संसाधनों के उपयोग करने के जो अनुचित तरीके हैं उनके कारण भी होता है। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण सबसे ऊपर मृदा के उर्वरक होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य की क्रियाकलापों जैसे अधिक खेती करने, आबादी, चराई, वनों उन्मूलन और सिंचाई की घटिया तरीके के कारण यह शीर्ष स्तर काफी आसानी से हटाया जा सकता है, जिसके कारण शुष्क भूमिखंड बन जाते हैं। कालांतर में जब ये भूमिखंड आपस में जुड़ जाते हैं तो मरुस्थल डेजर्ट का निर्माण होता है। पूरे विश्व में यह माना जाता है कि मरुस्थलीकरण खासकर बढ़ते हुए नागरीकरण, शहरीकरण के कारण आजकल एक मुख्य समस्या है। जल क्रांति और मृदा लवणता। जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण मृदा में जल क्रांति, वाटर लॉकिंग होती है।
फसल को प्रभावित करने के साथ साथ इससे मृदा की सतह पर लवणता आ जाता है। तब यह लवणता भूमि की सतह पर एक प्रॉपर्टी क्रस्ट के रूप में जमा हो जाता है या पौधों की जड़ पर एकत्रित होने लगता है। लवण की बढ़ी हुई मात्रा फसल की वृद्धि के लिए नुकसानदेह है और कृषि के लिए बेहद हानिकारक। जला क्रांति और लवणता कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो हरित क्रांति के कारण आई हैं। वन उन्मूलन, वन प्रदेशों का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना वन उन्मूलन डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ये एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्रों में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि कटिबंध में लगभग 40% वन नष्ट हो गए हैं। भारत में खासकर निर्वनीकरण की वर्तमान स्थिति काफी दयनीय है। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में जंगल थे। सदी के अंत तक यह घटकर 21.54% रह गए। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सिफारिश की गई है कि मैदानी इलाकों में 33% जंगल क्षेत्र होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% जंगल क्षेत्र होने चाहिए। वन उन्मूलन किस प्रकार होता है, इसके लिए कोई एक कारण नहीं है, बल्कि मनुष्य के कई कार्यों वन उन्मूलन यानी वनों के उन्मूलन में सहायक होते हैं। वन उन्मूलन का एक मुख्य कारण है कि वन प्रदेशों को कृषि भूमि में बदला जा रहा है, जिससे कि मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। पृथ्वी, वृक्ष, इमारती लकड़ी, टिम्बर, काष्ठ ईंधन, पशु फार्म और अन्य कई उद्देश्यों के लिए काटे जाते हैं। कांटों और जलाओ कृषि स्लैश एवं वर्ण कृषि एग्रीकल्चर, जिसे आमतौर पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती कल्टीवेशन कहा जाता है, के कारण भी वन उन्मूलन हो रहा है। काटो और जलाओ कृषि में कृषक जंगल के वृक्षों को काट देते हैं और पादप अवशेषों को जला देते हैं। राख का प्रयोग उर्वरक के रूप में तथा उस भूमि का प्रयोग खेती के लिए या पशु चारागाह के रूप में किया जाता है। खेती के बाद उस भूमि को कई वर्षों तक वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है ताकि पुनः उर्वर हो जाए। कृषि फिर अन्य क्षेत्रों में जाकर इसी प्रकार को दोहराता है। वन उन्मूलन के परिणाम क्या क्या हैं? इसके मुख्य प्रभाव में से एक है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि वृक्ष जो अपने जैव भार बायोमास में काफी अधिक कार्बन धारण कर सकते हैं, वन उन्मूलन के कारण नष्ट हो रहे हैं। वन उन्मूलन के कारण आवास नष्ट होने से जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में कमी होती है। इसके कारण जलीय चक्र हाइड्रोलॉजिकली साइकिल बिगड़ता जाता है, मृदा का अपरदन होता है और चरम मामलों में इसका मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन यानी मरुभूमि में परिवर्तित हो सकता है। पुनर्वनीकरण फॉरेस्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। वनीकृत क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। फिर भी वृक्षारोपण कर इस कार्य में तेजी ला सकते हैं। ऐसा करते समय उस क्षेत्र में पहले से मौजूद जैव विविधता का भी उचित ध्यान रखा जाता है। वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी एक अध्ययन भारत में इसका लंबा इतिहास है। सन 1731 में राजस्थान में जोधपुर नरेश ने एक नए महल का निर्माण के लिए अपने एक मंत्री से लकड़ी का इंतजाम करने के लिए कहा। राजा के मंत्री और कर्मी एक गांव जहां बिश्नोई परिवार के लोग रहा करते थे के पास के जंगल में वृक्ष काटने के लिए गए। बिश्नोई परिवार की अमृता नामक एक महिला ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। वह महिला पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई और उसने राजा के लोगों से कहा कि वृक्ष को काटने से पहले मुझे काटने का साहस करो। उसके लिए वृक्ष की रक्षा अपने जीवन से कहीं अधिक बढ़कर है। दुख की बात है कि राजा के लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पेड़ के साथ साथ अमृता देवी को भी काट दिया। उसके बाद उसकी 3 बेटियों तथा बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों ने वृक्ष की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। इतिहास में कहीं भी इस प्रकार की
प्रतिबद्धता की कोई मिसाल नहीं है, जबकि पर्यावरण के रक्षा के लिए मनुष्य ने भी बलिदान कर दिया हो। हाल ही में भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देना शुरू किया है। यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्ति या समुदायों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और समर्पण दिखाया हो। आपने हिमालय के गढ़वाल के चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा। सन 1974 में ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों की रक्षा के लिए इससे चिपक कर स्थानीय महिलाओं ने काफी बहादुरी का परिचय दिया। विश्व भर में लोग ने चिपको आंदोलन की सराहना की। स्थानीय समुदायों की भागीदारी के महत्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 1980 के दशक में संयुक्त वन प्रबंधन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM लागू किया, जिससे कि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काफी अच्छी तरह से वन की रक्षा और प्रबंधन का कार्य किया जा सके। वन के प्रति उनकी सेवाओं के बदले ये समुदाय विविध प्रकार के वन उत्पाद, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे फल, गोंद, रबड़, दवाई आदि प्राप्त कर लाभ उठाते हैं। इस प्रकार वन का संरक्षण निर्वहनीय तरीके सस्टेनेबल से किया जा सकता है। सारांश: पर्यावरण प्रदूषण और महत्वपूर्ण संसाधन से संबंध मुख्य समस्याएं स्थानीय क्षेत्रीय स्तर से लेकर विश्व स्तर पर अलग अलग है। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से उद्योगियों तथा स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयले तथा पेट्रोलियम के जलने से होता है। ये मनुष्य, जानवरों तथा पौधों के लिए हानिकारक है, इसीलिए हमारे आसपास के वायु को स्वच्छ रखने के लिए इनको हटाना जरूरी है। घरेलू वहित मल जो जलाशयों के प्रदूषण का सर्वाधिक सामान्य स्रोत है के कारण घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है, लेकिन अब अभिग्राही जल के जैव रासायनिक ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। घरेलू वहित मल में पोषक तत्वों खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक होते हैं। इसके कारण सुपोषण और बुरी तरह से शैवाल स्फुटन होते हैं। औद्योगिकी अपशिष्ट जल में प्राय विषैले रासायनिक खासकर भारी धातु और जैव यौगिक काफी अधिक होते हैं। औद्योगिकीय अपशिष्ट जल जीवधारियों के लिए नुकसानदेह है। नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट भी समस्या उत्पन्न करते हैं और इनका निपटान हैंडफिलों में आवश्यक करना चाहिए। खतरनाक अपशिष्ट जैसे पुराने बेकार जहाज, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट और अपशिष्ट के निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत होती है। मृदा प्रदूषण मुख्य रूप से कृषि रसायनों जैसे कीटनाशी और इसके ऊपर डाले गए ठोस अपशिष्टों के निष्कासितों लीचेट्स के कारण होता है। वैश्विक प्रकृति की दो मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं: ग्रीन हाउस के बढ़ते हुए प्रभाव जिसके कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है और समतापमंडल स्फीयर में ओजोन का अवक्षय हो रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और CFC के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण और वनों उन्मूलन के कारण भी होती है। इसके कारण जल विशिष्ट के स्वरूप तथा वैश्विक तापमान में भारी परिवर्तन हो सकता है। साथ ही वह जीवधारियों को काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। समतापमंडल में ओजोन का अवक्षय CFC के उत्सर्जन के कारण होता है, जो पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। इसके कारण त्वचा कैंसर, उत्परिवर्तन और अन्य विकारों के बढ़ने की संभावना अधिक होती जा रही है।